भाग 32। अपने पापा की लिखी हुई बातें पढ़ने के बाद विक्रम के हाथों से वह लेटर छूटकर नीचे गिर गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिल के कई टुकड़े हो गए हों। अब उसकी आत्मा छलनी हो चुकी थी। उस लेटर को पढ़ने के बाद उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह अपने बलबूते अपने पैरों पर खड़ा रह सके। वह एकदम से बेजान हो सोफे को पकड़ सहारे से वही फर्श पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रह गई थी इस लेटर से। वह एक टक अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगा। बाहर सिटिंग एरिया में विविधा दयाल काका से बोली, क्या आपने वो लेटर पढ़ा? अपना सिर पकड़े बैठे काका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। बड़े मालिक ने कहा था कि सबसे पहले इस लेटर को विक्रम पढ़े, इसलिए हम में से किसी ने उसे नहीं पढ़ा। विविधा ने एक ओर सहमी सी बैठी आरुषि की ओर देखा तो उसने भी ना में सिर हिला दिया। काफी देर हो चुकी थी। विक्रम के कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। इस बात से विविधा, काका और आरुषि काफी परेशान थे। उन्हें डर था कि विक्रम गुस्से में कहीं कुछ कर ना बैठे। विक्रम, जो एकदम शांत बैठा था, उठ खड़ा हुआ और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने अब गुस्से में कमरे के सारे सामान को उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसके हाथ में जो भी आता उसे तहस नहस कर देता। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और वो इस वक्त अपने सामने आती हर चीज को बर्बाद कर देना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे बर्बाद कर दिया गया था। कमरे से आती आवाजें सुन विविधा, आरुषि और काका उसके कमरे की ओर भागे। दरवाजे के सामने पहुंच उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है, लेकिन वो दरवाजे पर लगे ग्लास से विक्रम को सब कुछ तोड़ते हुए देख सकते थे। काका दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए विक्रम को रुकने को बोल रहे थे, पर विक्रम को इस वक्त कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वह लगातार तोड़फोड़ कर रहा था। कमरे में सारा सामान इधर उधर फैल चुका था। जगह जगह टूटी हुई शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। विक्रम के दोनों हाथों पर लगे जख्मों से खून बह रहा था, पर उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। दयाल काका, आरुषि और विविधा विक्रम को दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे, पर वो नहीं रुक रहा था। कुछ देर बाद वह खुद ही थक कर बैठ गया और एक ओर पड़ी शराब की बोतल को उठा एक ही सांस में पी गया। इसी तरह उसने 2 बोतलें और पी ली। इस वक्त वह नशे में चूर हो चुका था। वह वहीं फर्श पर लेट गया और दीवार की तरफ एक टक देखने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह चले, जिन्हें उसने तुरंत ही पोंछ डाला। थोड़ी ही देर में वह सो गया, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसे सोते हुए देख दयाल काका विविधा, आरुषि को लेकर दूसरी तरफ आ गए। विविधा रोने लगी थी। मुझे नहीं पता था काका कि विक्रम इस तरह रिएक्ट करेगा। काका उसे चुप कराने लगे। मुझे लगता है कोई और बात है बेटा, आरुषि सुबकते हुए बोली। तो और क्या बात हो सकती है? काका सोचते हुए बोले। शायद विक्रम ने वह लेटर पढ़ लिया है। विविधा, आरुषि हैरान सी उन्हें देखने लगी। 2 घंटे बाद विक्रम की नींद खुली। कुछ देर तक वह चुपचाप लेटा रहा। उसने एक फैसला किया और आखिरकार उठ खड़ा हुआ। वह इधर उधर फैले सामान से बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ कमरे से बाहर निकल गया और थके हुए कदमों से सीढ़ियों से उतर वहां से सोफे पर एक ओर सोते दयाल काका और दूसरी ओर सोई हुई विविधा की गोद में सोती आरुषि की ओर नजरें उठाकर देखे बिना ही सीधे घर से बाहर निकल गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुन विविधा जाग गई। उसने विक्रम को जाते देखा तो उसे पुकारा, लेकिन विक्रम नहीं रुका। वह आगे बढ़ चलता गया। विविधा ने जल्दी से आरुषि का सिर अपनी गोद से हटा सोफे पर रखा और विक्रम के पीछे भागी। वो जब तक विक्रम तक पहुंचती, विक्रम गाड़ी में बैठ वहां से निकल गया। विविधा की आवाज सुन काका भी जागकर उसके पीछे आए, लेकिन विक्रम तो जा चुका था। विविधा ने घबराकर काका की ओर देखा। ये इतनी रात को कहाँ गया है काका, वो भी ऐसी हालत में?
काका ने अपनी जेब से फोन निकाल विक्रम को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। काका को अब लेटर की याद आई। वो जल्दी से घर के अंदर गए और विक्रम के कमरे में पहुंच उस लेटर को ढूंढने लगे। विविधा भी वहां आ गई और लेटर ढूंढने में मदद करने लगी। कुछ समय की मशक्कत के बाद काका को लेटर मिल गया। उन्होंने जल्दी से उसे उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। विविधा काका के चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर क्या लिखा होगा लेटर में। लेटर पढ़ने के बाद दयाल काका वहीं बैठ रोने लगे। ये सब क्या हो गया? मेरा विक्रम कैसे बर्दाश्त कर पा रहा होगा ये सब? विविधा उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी और पूछने लगी कि ऐसा भी क्या लिखा है लेटर में। काका ने कांपते हुए हाथों से विविधा को वो लेटर थमा दिया। उसने जल्दी से वह लेटर पढ़ना शुरू कर दिया। विक्कू, मेरे बच्चे, हो सके तो मुझे मेरे गुनाह के लिए माफ कर देना। हाँ, मैं जानता हूं कि इस गुनाह की कोई माफी नहीं है, लेकिन सच कहता हूं कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे, मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं पड़ेगा और मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उस रास्ते पर निकल गया, एक ऐसा रास्ता जहां से वापस लौटने का और कोई तरीका नहीं था। अगर कुछ था तो बस बर्बादी का। कल्पना ने मुझे इस तरह अपने जाल में जकड़ लिया था कि मैं सही और गलत परखने का विवेक ही खो गया और कल्पना मुझे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाती रही। मैं माफी लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया मेरी जिंदगी का जब मैंने तुम्हारे लौटने का इंतजार न किया हो। एक फरेबी रिश्ते के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ अपने ही हाथों बर्बाद कर बैठा। अगर हो सके तो एक बार उस घर में वापस लौट कर आना, क्योंकि मेरी आत्मा को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मेरा बेटा वापस उस घर में नहीं आएगा। वहां मेरी, तुम्हारी माँ और खुद तुम्हारी ढेरों यादें हैं जिनसे तुम मेरी वजह से दूर हो गए। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार ही सही पर उन यादों को फिर से जियो। क्या पता तुम्हारी मेरे लिए नफरत कुछ कम हो जाए। मैं अपने किसी भी कदम को जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद उसी रोज कल्पना ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तभी और उसी वक्त उससे शादी नहीं की तो वह आरुषि के साथ खुद की भी जान दे देगी। इसलिए मैंने उसी रोज कल्पना से शादी की थी, क्योंकि इतना तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि कल्पना मेरे उससे शादी न करने पर आरुषि को नुकसान पहुंचा सकती है। वह हमेशा मेरे सामने बेहद मासूम और मजबूर बनी रही। मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि कब वो मेरी जिंदगी में आ गई। वो दिमाग से खेलती रही और मैं दिल से सोचता रह गया। उस रोज मैं तुम्हारे पास लुधियाना अपने दिल का बोझ हल्का करने आया था। तुम्हें अपने साथ ले जाने आया था बेटा, पर कुछ भी नहीं कर सका। ये आदत तो तुम्हारी और मेरी एक जैसी ही है कि हम खुलकर अपनी तकलीफ बयां नहीं कर पाते। मैं इतने साल घुट घुट कर जीता रहा, पर अपनी तकलीफ बयां नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद इस दुनिया में आरुषि को सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई कर सकता है तो वो तुम हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारी माँ के दिल की तरह बड़ा है। उसने मुझे सच्चा प्यार किया, मैंने भी उसे दिल से चाहा। फिर पता नहीं कब मैं धोखे की राह पर निकल गया। ये मेरे कर्मों का ही हाल है कि आज मैं अकेला हूँ और अपनी मौत से जूझ रहा हूँ, और मुझे इस बात से कोई शिकायत भी नहीं है। ऊपर जाकर मैं तुम्हारी माँ को मना लूंगा और वो मुझे माफ कर भी देगी, लेकिन हम दोनों पति पत्नी के खराब होते रिश्ते में मेरे बच्चे सबसे ज्यादा पिस गए। इस बात का मुझे ताउम्र मलाल रहेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। आरुषि का ख्याल रखना ये नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो तुम बिना कहे ही करोगे। अपना ख्याल रखना और कल्पना की परछाई तक मत पड़ने देना इस पर। उस रोज जब तुम मेरे पास आए और अपनी माँ की खुशी के लिए भीख मांगी तो मैं चुप था। हाँ, मैं चुप था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ तुमसे। कैसे कहूँ कि मैं खुद ही नहीं जानता कि ये सब क्या चल रहा है।
लेकिन उस रोज तुम्हारी आंखों में अपनी वजह से आंसू देख मेरे दिल पर क्या गुजरी थी, ये मैं ही जानता हूँ। मैं तुम्हें उस दिन अपने सीने से लगा लेना चाहता था, पर रोक लिया खुद को, और इस बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने क्यों रोका, क्यों नहीं तुम्हें सीने से लगा लिया। मैं कल्पना नाम के दलदल में धंसता ही जा रहा था और चाहकर उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। नहीं, मैं कल्पना से प्यार नहीं करता था, वो तो मैंने बस तुम्हारी मां से ही किया था। कल्पना के साथ की सबसे बड़ी वजह थी आरुषि। उसकी चिंता थी मुझे। कल्पना जानती थी कि तुम्हारी ही तरह आरुषि कमजोरी है मेरी, और इस बात का वो बखूबी इस्तेमाल करती थी। कल्पना ने जब मेरा ऑफिस ज्वाइन किया तो वह बेहद मासूम बनकर सभी से पेश आती थी। उसके असली चेहरे को कोई कभी भांप ही नहीं पाया। एक रोज मेरी ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर उसने मुझसे नजदीकियां बढ़ा ली और बाद में ऐसे शो किया जैसे मैंने उसे अपना शिकार बनाया है। उसके बाद उसने खुद को मारने की कोशिश करने का नाटक कर मुझे पश्चाताप की आग में जलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं सोचता रहा कि मुझसे ये कैसा पाप हो गया। मैंने एक मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो हर वक्त मेरे जज्बातों के साथ बड़ी ही चालाकी से खेलती रही बेटा, वो भी ऐसे कि वो इतने सालों तक इमोशनल ब्लैकमेल कर मुझे अपने इशारों पर नचाती रही, और मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा हूं और अपने नहीं उसके हिसाब से चल रहा हूं। मैं तुम्हारी मां को सब कुछ सच सच बता देना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। सोचता था कि कैसे कहूं उससे कि एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, क्योंकि कल्पना तो हर वक्त मेरे सामने मासूम ही बनी रही। मैं तुम्हारी मां के आखिरी वक्त में उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन कल्पना किसी न किसी बहाने से मुझे खुद से उलझाए रखती। कभी वो खुद को जानबूझकर चोट पहुंचा लेती तो कभी आरुषि को जानबूझकर बीमार कर देती थी, और मजबूरन मुझे वहां जाना पड़ता था। मैं बस पिसता चला गया इस सब में। कल्पना का सच तब मेरे सामने आया जब मैं उसे शादी कर घर में लाया, क्योंकि तब उसने अपना असली रंग मुझे दिखाना शुरू कर दिया और दूसरे पैसे वालों को रिझाना शुरू कर दिया। बाद में कल्पना ने एक रोज कहा भी मुझसे कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आरुषि तुम्हारी बेटी है ही नहीं, और ना ही उसके मेरे बीच किसी भी तरह का कोई रिश्ता बना था। उसने तो सब कुछ झूठ कहा था, ये सब उसका जाल था। आरुषि का असली पिता कौन है ये तो उसे खुद ही नहीं पता था। कल्पना ने मुझे सारी झूठी रिपोर्ट्स दिखाई थी। उस रोज मैंने खुद को ठगा सा महसूस किया कि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी सजा मैंने अपने ही हाथों खुद के परिवार को बर्बाद कर खुद को दी है। अब कुछ लौट कर तो नहीं आ सकता था। काफी सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि भले ही मैं आरुषि का बायोलॉजिकल पिता ना हूं, लेकिन उस बच्ची को मैं अपना ही नाम दूंगा, वरना उसके अस्तित्व का सच जानकर समाज उसे जीने नहीं देगा, और आरुषि बड़ी होकर कल्पना जैसी बन मेरी ही तरह न जाने कितने लोगों की जिंदगी तबाह करेगी। आरुषि को मैंने अपनी ही बेटी माना है और हमेशा रहेगी। कल्पना का सच जानने के बाद मैंने उससे रिश्ता तोड़ना चाहा तो वो मुझे कभी तुम्हें तो कभी आरुषि को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती रही। जब वो खुद ही इस घर को छोड़कर भाग गई तब जाकर मैं आजाद हो सका। तुम्हारी माँ से मैंने दूरी बना ली थी क्योंकि मैं उसका सामना करने से डरने लगा था, क्योंकि एक तो वो सही थी और दूसरा उसे तकलीफ में देखने से डरता था। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन कल्पना के दलदल से खुद को निकाल नहीं पाया। अपने अपराध बोध में मैं घुटता चला गया, जीना नहीं चाहता था और भगवान ने मेरी सुन भी ली, ये जानलेवा बीमारी मुझे देकर। अब इस आत्मा का बोझ हल्का होगा। मैं जानता हूं कि आखिरी वक्त पर मेरा चेहरा भी नहीं देखोगे, देखना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अपने कर्मों की वजह से मैं मलिन हो चुका हूं। गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, बस मुझे आजाद होने में बहुत वक्त लग गया और इस वक्त में मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को खो चुका था। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। हाँ,
मैं गुनहगार हूं क्योंकि मैंने गलत लड़की पर भरोसा किया। वो जो कहती गई वो मैं मानता चला गया, लेकिन मैं अपने इस गुनाह की सजा भुगत चुका हूं। जीते जी ना सही, लेकिन मरने के बाद कभी न कभी तो एक रोज तुम्हारी नजरों में मेरे लिए मोहब्बत होगी। वो घर और तुम्हारा भागा पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि एक रोज तुम वहां जरूर लौटोगे। और हाँ, आरुषि से कभी नफरत मत करना और ना ही उसे कभी उसके अस्तित्व की सच्चाई पता लगने देना। उसकी माँ के गुनाहों की सजा उसे मत देना बेटा, वो तुम्हारी बहन है। तुम पर नाज है मुझे कि हालात चाहे जैसे भी रहे, तुमने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा और गलत के खिलाफ स्टैंड लिया। अच्छा हुआ जो तुमने मेरी तरह हर बार दिल की ना सुन अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया, वरना क्या पता कल को कोई मेरी ही तरह तुम्हें बर्बाद करके चला जाता। आखिरी बात, मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। विविधा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह सोचने लगी कि पता नहीं विक्रम खुद को कैसे संभालेगा ये सब जानकर। घंटे भर बाद जालंधर में विक्रम तेज बारिश में भीगता हुआ अपने घर के आगे खड़ा था। तकरीबन 4.5 साल लग गए थे उसे वहां वापस लौटने में। विक्रम कुछ वक्त तक उस घर को एकटक देखता रहा। उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई है। आखिरकार पूरी ताकत लगा वह बहुत भारी कदमों से आगे बढ़ा और मेन दरवाजे पर आ गया। वहां बैठे सिक्योरिटी गार्ड मनोहर ने उसे देखा तो दंग रह गया। वह पिछले 12 सालों से यहाँ काम कर रहा था और उस घर के बुरे दौर को अपनी आंखों से देखा था। उसने अविश्वास से अपनी आंखें मली कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसके बाद भी जब विक्रम दिखता ही रहा तो वह जल्दी से अपने केबिन से निकला और खुशी से रोते हुए गेट को खोलने लगा। विक्रम खामोश सा उसे देख रहा था। मनोहर गेट खोल विक्रम के गले से लग गया। आप आ गए विक्की साहब, मुझे तो लगा था कि मैं फिर कभी आपको यहाँ नहीं देख पाऊंगा। बड़े साहब ने बहुत इंतजार किया आपका और आप अब आ रहे हो। वह विक्रम से दूर हटा और अपने आंसू पोंछ हंसते हुए बोला, आओ साहब अंदर चलो, बारिश में ज्यादा देर भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। वह जल्दी से भागकर अपनी छतरी ले आया और विक्रम के ऊपर उसे लगा दिया, यह जानते हुए भी कि वह पहले ही पूरा भीग चुका था। लेकिन प्यार में वशीभूत इंसान ये सब भला क्या देखता है। विक्रम के कदम आगे नहीं बढ़े तो मनोहर खुद ही उसका हाथ पकड़ घर की ओर ले चल पड़ा। दोनों वहां पहुंचे। मनोहर ने दरवाजे पर दस्तक दी। वह बहुत खुश लग रहा था कि पता नहीं उसे क्या मिल गया हो। कुछ देर बाद उस घर के केयर टेकर सुदेश जी ने दरवाजा खोला। ये भी दयाल काका की ही तरह बरसों से उस घर का हिस्सा रहे थे। अपनी नजरों के सामने विक्रम को खड़े देख वो दंग रह गए। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके सामने विक्रम खड़ा है। मनोहर बोले, ऐसे क्या देख रहे हो काका, अपने विक्की साहब ही हैं। सुदेश जी ने अपने चश्मे को उतारकर कुर्ते के एक कोने से साफ कर वापस पहना और एक बार फिर विक्रम की ओर देखा। हाँ, ये वही था। सुदेश जी अब बच्चों की तरह खुश होते हुए हंसने लगे। उनकी आंखें खुद ब खुद बरसने लगी। वो हंसते हुए आगे बढ़े और विक्रम के गले लग रोने लगे। हम सब ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी छोटे मालिक की, फिर कभी आपको इस घर में देखेंगे या नहीं, लेकिन बड़े मालिक हमेशा कहते थे कि उनका बेटा एक रोज वापस जरूर लौटेगा। सुदेश काका विक्रम के गले लग गए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल उन्होंने जल्दी से घर के बाकी नौकरों को आवाज दी जो पिछले कई सालों से उस घर में काम कर रहे थे। थोड़ी ही देर में सभी जागकर बाहर आए। उन सभी ने जब सामने विक्रम को देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। वो लोग बस कहने भर के लिए ही उस घर के नौकर थे, लेकिन असल में वो उस घर का हिस्सा थे। इसलिए पापा के जाने के बाद भी विक्रम ने उन सभी को पहले की ही तरह उस घर की सारी जिम्मेदारी दे रखी थी। सभी लोगों ने दौड़कर विक्रम को घेर लिया और उसे देखकर भावुक हो रोने लगे। विक्रम उस घर के हर एक कोने को देखने लगा।
सब कुछ एकदम वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। सुदेश काका ने जल्दी से अपना गमछा लिया और एक और विक्रम को बिठा उसका सिर पोंछने लगे। मांगे, जा जल्दी से अदरक तुलसी वाली कड़क चाय बनाकर ला, छोटे मालिक कहीं बीमार न पड़ जाए। सभी लोग विक्रम के आसपास ऐसे मंडराने लगे जैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी पसंद की किसी चीज के आसपास ही घूमते रहते हैं। मांगे बोला, अभी लाया। वह जल्दी से किचन में भाग गया। सुदेश काका विक्रम के बाल पोंछते हुए बोले, आखिर हमारी याद आ ही गई तुम्हें। बहू को साथ क्यों नहीं लाए? उसका ससुराल है ये, तो उसे तो लाना था ना। हम भी अपनी छोटी मालकिन से मिल लेते। आरुषि को भी नहीं लाए। और वो दयाल, ज्यादा तंग तो नहीं करता तुम्हें वो बुढ़ऊ? विक्रम ने अपना सिर झुका लिया और आंखें बंद कर उनकी नमी को अपने अंदर ही जब्त करने की कोशिश करने लगा। सुदेश काका ने जब यह देखा तो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने विक्रम के हाथों में लगी चोट देखी तो घबरा गए और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स मंगाया। वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलने लगे कि विक्रम उठ खड़ा हुआ। सुदेश काका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मनोहर ने उसे मना कर दिया। विक्रम घर के हर कोने में जा उससे जुड़ी यादों को एक बार फिर जीने लगा। वो डाइनिंग टेबल पर जहां वह अपने माँ पापा के साथ बैठ खाना खाता था, वो झूला जहां विक्रम अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेटता था, वो चेस बोर्ड जिस पर दोनों बाप बेटे ने कई दांव खेले थे, और भी बहुत कुछ था उस घर में। या यूं कहें कि पूरा घर ही यादों का पिटारा था उसके लिए। विक्रम सिटिंग एरिया में एक ओर लगी अपनी और माँ पापा की बड़ी सी पेंटिंग को देखने लगा। वह सबसे पहले माँ के कमरे में गया। वह कमरा जहां पापा से धोखा पाकर वह अकेले रहने लगी थी। उस कमरे की हर एक चीज में उसे माँ की उंगलियों की चुअन का एहसास हो रहा था। विक्रम अब अपने पापा के कमरे के सामने आ पहुंचा और उदास सा उसे देखने लगा। वह खुद को रोने से रोकने की कोशिश करने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे वह अपने पापा से दिन ब दिन दूर होता चला गया और उनसे नफरत करने लगा था। लेकिन उसके पापा की तो कोई गलती ही नहीं थी। वो तो खुद कल्पना की धोखेबाजी का शिकार हुए थे। विक्रम ने उस कमरे को बंद करने का फरमान सुना दिया था अपने पापा की मौत के बाद। उस दरवाजे पर ताला लटका देख उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसने हिम्मत कर दूर खड़े सुदेश काका की तरफ अपना हाथ फैला दिया। सुदेश काका समझ गए कि वह क्या कह रहा है। उन्होंने आगे बढ़ अपने कुर्ते की जेब से कमरे की चाबी निकाल उसके हाथ में थमा पीछे हट गए। विक्रम ने खुद को संभाला और कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी उंगलियां उसका साथ नहीं दे रही थी। आत्मग्लानि के बोझ में दबा विक्रम बार बार कोशिश करने लगा, लेकिन वो एक दरवाजा तक नहीं खोल पा रहा था। बार बार विक्रम के हाथ से चाबी छूट के गिर रही थी। विक्रम खुद को इतना कमजोर महसूस कर बुरी तरह झुंझला उठा और गुस्से से दरवाजे पर लात घूंसे मारने लगा और जोर जोर से चीखने लगा। वह बस कैसे भी करके दरवाजे को खोलना चाहता था। इतने में दयाल काका, आरुषि और विविधा आ पहुंचे। वो भी बाकी सब के साथ चुपचाप खड़े हो उसे देखने लगे। विक्रम को इतने गुस्से में देख आरुषि काका के पीछे छुप गई। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसके करीब जाने की। हर किसी को विक्रम के दर्द का बखूबी अंदाजा था। कुछ ही देर में वह वही दरवाजे के पास लाचार सा बैठ गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वह एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और फिर से कोशिश करने लगा। दयाल काका ने आगे बढ़ उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन विक्रम ने उनका हाथ हटा दिया। कुछ देर तक जूझने के बाद वह दरवाजे को खोलने में कामयाब रहा। विक्रम ताले को वहीं फेंक जल्दी से कमरे के अंदर चला गया। वह कमरे में मौजूद छोटी से छोटी चीज को देख रहा था। पापा की बुक्स, उनका चश्मा, उनकी आराम कुर्सी वगैरह सब अपनी जगह रखा हुआ था। विक्रम ने अपने पापा की कबर्ड खोली। उसमें उनके कपड़े रखे हुए थे। विक्रम कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर अपना ब्लेजर उतार एक ओर रख दिया और पापा की कबर्ड से एक कोट निकाल उसे पहन शीशे के सामने खड़ा हो खुद को देखने लगा। उसे याद आने लगा कि पहले बचपन में कैसे वो उनसे उनके सूट मांगा करता था।
और उसके पापा उससे कहते थे कि जिस दिन मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक हो जाओगे वो खुद उसे अपने सूट दे देंगे। और उन्होंने उसे अपना सबसे अच्छा सूट दिया। जब ऑफिस में उसका पहला दिन था, सभी ने उस रोज उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि वो एकदम अपने पापा जैसा लग रहा है। विक्रम शीशे के सामने खड़ा हो पापा को याद कर नम आंखों से मुस्कुराने लगा। उसे उस कोट में अपने पापा का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सीने से लगाए खड़े हैं। विक्रम की नजर कमरे में एक तरफ लगी अपनी और पापा की तस्वीर पर पड़ी। यह देख उसे याद आया कि जब उन दोनों की ये फोटो क्लिक की गई थी तो उसके पापा को ये फोटो बहुत पसंद आई थी और उन्होंने उसी रोज इसे फ्रेम करवा लिया था। विक्रम उस तस्वीर के सामने आ खड़ा हुआ और अपने पापा के चेहरे को छूने लगा। उसका दिल दर्द और शर्मिंदगी से भर गया। उसने अपना सिर अपने पापा की तस्वीर पर टिका लिया और रौंदे गले से उसने माफी मांगी। सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको समझ ही नहीं पाया। क्यों चुप रहे आप? एक बार मुझे कहा तो होता ये सब। मैं कुछ ना कुछ कर ही लेता और सब सही कर लेता। क्यों अंदर ही अंदर घुटते रहे आप? उस रोज जब आप घर आए तो क्यों नहीं मुझे एक थप्पड़ रसीद कर कहा कि मुझे आपकी बात सुननी ही होगी? मैं हार गया पापा, मैं हार गया। माँ ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा अपनी तकलीफ के बारे में और आपने भी वही किया। क्या मैं इतना बुरा था? क्या मैं इतना कमजोर था जो आप लोगों की बात नहीं समझता? पहले मैं माँ के दर्द के बोझ के तले दबा हुआ था, लेकिन अब आपने मुझे बिल्कुल ही खत्म कर दिया। एक बार इशारा ही कर दिया होता, कुछ तो कहा होता। क्यों उस रोज कुछ नहीं कहा जब मैं आपके पास अपनी माँ की खुशियों की भीख मांगने आया था? अब कैसे जीऊंगा मैं? अब तो मेरे पास आपके लिए नफरत भी नहीं बची। आई एम सॉरी, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैंने आपको आखिरी वक्त पर अकेले छोड़ दिया। सॉरी पापा, सो सॉरी। कहते हुए विक्रम पापा की तस्वीर से अपना सिर हटा एकदम पीछे हट गया और एक पल तक अपने पापा की तस्वीर को देखता रहा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।